हेलो 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 भाई, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? टू वेलकम टू वेलकम टू वेलकम वेलकम टू वेलकम वेलकम इन द सेकेंड पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मुझे पता है यार, देखो थोड़ा सा दिक्कत हुई हमें, क्योंकि हम उस पार्ट में पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले थे, बस वो हो नहीं पाया। क्योंकि मतलब इस जो मेरा फ़ोन है उसका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो इसकी मतलब क्या है यार, मतलब इसका टेम्परेचर एकदम ही से मतलब इतना ज़्यादा राइज़ कर गया कि ये मतलब शट डाउन हो गया, मतलब ऑफ़ नहीं हुआ, इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई। तो यार उस समय तो मैं कर नहीं पाया। तो यार उसके बाद हम लोगों का उतना छूट गया। मैंने उसको फर्स्ट पार्ट करके अपलोड कर दिया है। अब तुम लोग जाके उसको अगर वो देख के आए हो सेकंड पार्ट को देखने, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं आए हो तो उसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमने उसमें इतना पढ़ा था कि उसमें हमने इससे पहले वाले लेक्चर का अगर हम ओवरव्यू ले लें, तो एक काम करते हैं, हम तुमको स्टार्टिंग से ही ख़त्म करेंगे। ये तुम्हारा वो नोट्स था जो उस क्लास में हमने इतना शॉर्ट नोट्स बनाया था, ठीक है। अगर हम उस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट फिर से हम इतना लेंगे, अगर तुम्हें इतना सुनना है तो तुम सुन सकते हो 2x पे। जब तक ये चल रहा है, आगे तुम जब आएगा तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो होगा उसमें सॉल्वेट टू सॉल्वेट सॉल्यूशन का इफेक्ट हम देखने वाले थे। उस अगर तुम्हें उतना उतना मतलब इतना आ गया है, तो अगर तुमको ब्रीफ रिवीजन लेना है तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी नोट्स का पढ़ूंगा और हिंदी बताऊंगा। अगर तुम्हें देखना है तो देख लो, वरना तुम स्किप करके उस टाइमलाइन पे जाके देख सकते हो। वरना मैं तो कहूँगा यार तुम देख लो उतना, उससे तुम्हारा फ़ायदा होगा और रिवीजन हो जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आ जाता है कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या था हमारा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ नहीं था। और हाँ, मैं वैसे ही समझाऊंगा, हम थोड़ा जल्दी खींचेंगे ये जहाँ तक है सॉल्वेंट सॉल्वेंट तक, बट वहाँ तक भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा जैसे पहले लेक्चर तुम देख के आए हो, ठीक है। आई होप। लेकिन स्पीड मेरी वैसे भी थोड़ी तेज रहेगी, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी 2x स्पीड पे। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ नहीं था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यही थी कि हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हम कैसे देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले हम कंडक्टर्स की बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स में जैसे कार्बन ब्लैक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होते हैं जो कंडक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे अब उसमें जब कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो उसके दो रीज़न होते हैं। दो रीज़न क्या होते हैं? या तो ये मूवमेंट मूवमेंट उसके दो रीज़न होते हैं, या तो होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मूवमेंट ऑफ आयंस। ये दो रीजन है मेन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। अब एक इसमें दूसरा टाइप ये होता है, वो एक इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर जो कंडक्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ तुमको क्लियर है? अब टाइप्स ऑफ कंडक्टर में आ जाते हैं। एक मेटेलिक होते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रो इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट, दोनों स्टेट में, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हो गया NaCl, Na NaSO4, ठीक है। उसके बाद होता है NaCl H2O ब्रेक हो जाता है, Na एक्वस NaCl एक्वस में, ये इलेक्ट्रोलिट है। बट जो सॉलिड कंडक्टर होता है, इन द सॉलिड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और आयंस, दोनों ही चीज़ें वो नहीं करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स की बात आ जाते हैं तो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक, दोनों का अल्फा 1 ही हो रहता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग कंडक्टर्स में होते हैं पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, बट इसमें क्या होता है, वाटर में पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, बट फुल्ली डिसोसिएट वाटर, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग, बेस और सॉल्ट, ठीक है। डू नॉट डिसोसिएट इनटू द वाटर कम्प्लीटली। मतलब मेन कार्य यही है, पूरी तरीके से वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक में सम बेसिक डिफरेंस। तो उसके सबसे पहले होता है कंडक्टर फ्लोस इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कराता है, ये आयंस फ्लो कराता है। ये नॉन मास को फ्लो नहीं कराता है। कौन? हमारा मेटेलिक, ये मास को फ्लो करा देता है। जो इसमें टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। टेम्परेचर फ़ोन का बढ़ जाएगा तो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी यार, क्योंकि पता है इस पर चार्जिंग भी लगा के करता हूँ। उसके बाद पीछे लेक्चर भी अपलोड हो रहा है, साथ ही साथ उसके से घर के सारे अप्लाइंसेस, मतलब जितने भी, मेरी टीवी हो गई और घर पे जितना भी सामान है, 2 लैपटॉप हो गए, पापा का फ़ोन, मम्मी का फ़ोन, सब कुछ चाहिए हो, इसी के नेट से चलता है। तो यार इसका नेट का कंजम्पशन भी चल ही रहा होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये लैग हो जाता है, ठीक है। तो डोंट माइंड उसके लिए, लेकिन समझ पूरा आ जाएगा, ठीक। कंडक्टर पावर्स ऑफ द टेम्परेचर, फराडेस लॉ हो जाता है। फराडेस लॉ ये हुए, दोनों ही नहीं करते हैं।
इतना हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओनली फिजिकल चेंज इसमें अकर होता है, इसमें फिजिकल एंड केमिकल दोनों अकर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी एंड अफेक्टिंग कंडक्टिविटी को कौन अफेक्ट करता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं सॉल्यूट में। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट इंटरेक्शन आर द हाईली नॉट फ्री मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सॉल्युबिलिटी जो होती है 1/3 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूट में होती है 1/3 कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, हाँ, अब ये हो गया था, हम सेकंड पे आ चुके थे। अब हमारा जो दूसरा था वो हमारा दूसरा जो था, हम यहीं पे आ गए थे। तो इतनी टाइमलाइन में लाने में कितना मिनट लगा, जस्ट 5 मिनट्स, और उसमें हमारा 18 मिनट की वीडियो हो गई थी, चलो ठीक है। लेकिन उसमें तुमको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिला है, ठीक है। ये थोड़ा सा 2x पे था, तो अब हम दूसरा लिख लेते हैं, वो है, हाँ उसमें नोट्स के साथ भी था, सॉल्वेंट इंटरैक्शन, ठीक है। सॉल्वेंट इंटरेक्शन इट रेसिड्यू द हाई ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द हाई। रेसिड्यू मतलब क्या होता है, जैसे वाटर जो, हाँ ये भी बता दिया था मैंने उसमें। रेसिड्यू मतलब देखो सिंपली यही होता है, रेसिड्यू मतलब जैसे हनी की रेसिड्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, यही है। तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्टिविटी, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा है ना? देखो हल्का सा ब्लरी हो रहा था, ठीक है। तो इतना आ गया ना। अब आता है उसके बाद तीसरा जो हमारे पास है वो है सॉल्वेंट इंटरैक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन क्या आ जाता है, सॉल्वेंट इंटरैक्शन क्या है, इसमें सॉल्वेंट इंटरैक्शन तो तुम सिंपल जो मेन रिएक्शन करते हो वही होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन ये रहा, जैसे NaCl है, H2O है, Na और एक्वस स्टेट Cl और एक्वस स्टेट आ गया, ठीक है। ये नोट्स तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। सॉल्वेंट इंटरेक्शन में क्या होता है, जैसे लिथियम और सोडियम और पोटेशियम और रुबिडियम और CS क्या होता था यार, CS है ना, ठीक है। उसके बाद जैसे हाइड्रोजिनेशन डिक्रीजेस हो जाती है इसमें, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसमें हम यही लिख लेते हैं डायरेक्ट हाइड्रोजिनेशन इंक्रीजेस। और सेकंड क्या होता है इसमें, दूसरा ये होता है आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। इतना हो गया। तो इसमें क्या है, MIT मतलब करेक्ट पॉइंट, ठीक है। MIT क्या है, साइज बिफोर हाइड्रोजनेशन आयनिक मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये चीज़ नोट करके लिख लो तुम, इसमें एक नोट आ गया कि साइज बिफोर हाइड्रोजिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। साइज ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक, मतलब जैसे जैसे आयनिक करेक्टर तुम बढ़ाते जाओगे। अब देखो एक चीज़ समझो यार, हमने इससे पहले एक वहाँ पे समझा नहीं था कि आयनिक कंडक्टर आयंस का भी फ्लो होता है, तो उससे भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो वैसे ही यार यहाँ पे तुम समझ सकते हो कि जैसे जैसे हम आयंस की फ्लो को बढ़ाएंगे ना और नंबर ऑफ आयंस बढ़ाएंगे ना, ये क्वेश्चन आता भी है
कि if we increase the number of the ions, the conductivity will be 4 time 5 time double, or if conductivity is increased by 4 times, sorry, if ionic if the hydrogenation or the if ions ionic mobility increase by 4 time, then the electrical conductivity will increase by, वो भी 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी, है ना। तो अब देखो इतना हो गया ना। फिर गॉस ड्रॉपिंग मैकेनिज्म। अब उसके बाद हम अगर इसमें देखें तो हाँ, ओम्स लॉ को, अब देखो इसमें कुछ बेसिक मैं तुमको देख लो टॉपिक्स मैं बता देता हूँ। ओम्स लॉ देख लो, जैसे इसमें एक आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तुमने फिजिक्स में तो बहुत पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये ओम्स लॉ हो गया। रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट प्रॉपर्टी। रजिस्ट जो करंट को रेजिस्ट करे उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर ये रेजिस्टेंस लिख लेते हैं हम, है ना। ये पूरी तुम्हारी वन शॉट के साथ साथ फॉर्मूला शीट भी हो जाएगी, तो ये मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक है। अब ये आ गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो होता है वो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाता है, L/A हो जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये होता है ऑब्जर्व बाय द कंडक्टर्स ऑफ अ यूनिट लेंथ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछी जाती है। ठीक है, ओम्स लॉ पे वैलिड होता है, ओम्स लॉ के लिए होता है ये, बाकी सब तो ठीक है। कंडक्शन, अब ये फॉर्मूला भी आता है भाई, कंडक्टेंस मतलब कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R। रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली क्यों प्रोपोर्शनल होगा? रेजिस्टेंस तो तुम क्या समझते हो? अगर मैं तुमसे पूछूं सिंपली रेजिस्टेंस क्या है, तो तुम यही बोलोगे ना भाई, रजिस्ट मतलब रजिस्ट। अगर मैं तुमसे बोलूँ मैंने उस चीज़ को रजिस्ट कर रखा है, ठीक है, ताकि मैंने तुमको रजिस्ट कर रखा है, तो तुम ये पूरी वीडियो देख के जाओ तो मैंने, ठीक है। बट अगर ये रुक जाता है रिकॉर्डिंग तो फिर नहीं देख पाओगे। तो रेजिस्टेंस मतलब सिंपली कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस मतलब है रोकना, रुकावटें। तो कंडक्टिविटी कब अच्छी होगी? जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। नहीं भाई, कंडक्टिविटी मतलब क्या है? कंडक्टेंस मतलब क्या है? तुम कंडक्टेंस के क्या समझ रहे हो? खुद से सोचो। कंडक्टेंस मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब अच्छे होंगे? जब रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत ईजी है ये। और कुछ इसके बाद, हाँ ये यहीं से मैं लिखा नहीं हूँ, तुम्हें यहाँ से देखना पड़ेगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। फिर यहाँ पे बात करते हैं इसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा। इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है, कप्पा, ठीक है। कप्पा इज इक्वल टू 1/P, कप्पा इज इक्वल टू 1/P, और जो रियल फॉर्मूला हम लिखते हैं K इज इक्वल टू G। अब G क्या है यहाँ पे? G वही कंडक्टेंस है, G/L/A। और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है हमारी इसकी ओम्स मीटर और सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। SI यूनिट क्या होती है? S मीटर इनवर्स, ठीक है, इतना। अब MITs का ये है, करंट ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। यही हमारा क्या है? ये हमारा कप्पा है। करंट ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, करंट ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा हो गया MIT। अब देखो इसमें L/A जो होता है वो सेल होता है, वो की कांस्टेंट होता है ये L/A। अब L क्या है? लेंथ है, डिस्टेंस है, और A क्या है? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये है तुम्हारी डिस्टेंस, और A क्या है तुम्हारा? क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। फिर उसके बाद सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला आ जाता है। सेल कांस्टेंट और कुछ नहीं होता है, L/A होता है, L/A। सेल कांस्टेंट वैसे पूछा नहीं जाता, बट लिख लो, सेल
कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे, सेल कांस्टेंट L/A इज इक्वल टू G। ये तुम्हारा सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है, सेल कांस्टेंट हो गया। अब उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा एम, मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा एम, सॉरी डेल्टा नहीं, ये होती है 1000 मल्टीप्लाई बाय K अपॉन M और C, जो भी लिख सको। मोलर कंडक्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है SM² मोलर इनवर्स। और इसमें अगर हम बात करें, इट इज़ डिफाइंड एट द कंडक्टेंस आयंस प्रोड्यूस बाय द आयोनाइजेशन ऑफ, देखो इसका जो डेफिनेशन है वो ऐसे है, आयन प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इतना हो गया तुम्हारा, इतना समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं वैसे, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है, इतना आ गया तुम्हें। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्या और कंडक्टेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अभी तक तुमने ये पढ़ लिया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? करंट ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन, ये होता है तुम्हारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? आयन प्रोड्यूस बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द मोलर सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलिटिक। ये तुम्हारा होता है, क्या होता है भाई? ये तुम्हारा होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इसके फॉर्मूले एक बार फिर से, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस K इज इक्वल टू GL/A, वेयर L इज अ डिस्टेंस एंड A इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड G इज योर कंडक्टेंस, है ना। इतना हो गया, इतना तुम्हें मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। तो ये तुम्हारा क्लियर है भाई, है ना। तो इतना आ गया। अब आगे बात करें तो उसके बाद आता है तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस L 1000 मल्टीप्लाई बाय कप्पा अपॉन M। क्या है? मोलर, है ना, ठीक है। इतना बेसिक जो डेफिनेशन है वो तो क्लियर हो गई होंगी तुम्हारी, ठीक है। इतना होने के बाद अगर हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या है, जैसे अगर हम इसमें आगे बात करेंगे तो ये वेरिएशन ऑफ द कंडक्टेंस। अब देखो इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गया। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यार दोनों का होता है, तो ये सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस ये होता है डेल्टा इक्वी इज इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन N। N क्या है यहाँ पे? N क्या है? N है अब तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि रिलेशन बिटवीन क्या होता है। तो डेल्टा M इज इक्वल टू, रिलेशन है ये, रिलेशन बिटवीन कप्पा डेल्टा M एंड डेल्टा N, ये ठीक है। तो ये होता है डेल्टा N अपॉन डेल्टा NF, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा यहाँ तक कॉन्टेक्स्ट तुम्हारा क्लियर होगा। वेरिएशन ऑफ द कंडक्टेंस की बात कर लेते तो वेरिएशन हमारा नीचे आ जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। ये याद कर लो भाई, हाँ ये याद कर लो। ये ग्राफ ध्यान से देख लो, ये पक्का। रुक जाओ 1 मिनट, ब्लर आ रहा होगा, अब साफ हो जाएगा। हो जा, हाँ हो गया। तो इसका ना ये तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा ये चीज़ ये ग्राफ तुमको किसके लिए दिख रहा होगा? डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये तुम्हें ग्राफ दिख रहा होगा, इंक्रीजिंग डाइल्यूशन ऑफ द कंसंट्रेशन, डिक्रीज। देखो अब इसमें क्या होता है, इंक्रीज विद डाइल्यूशन फॉर द केस व्हेन द
इन्फिनाइट डाइल्यूशन वाला केस है ये तुम्हारा। विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज क्या करेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन पे क्या असर होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, डिग्री ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है। हैंस द वैल्यू ऑफ द कंडक्टेंस इंक्रीजेस रैपिडली इट्स लोअर कंसंट्रेशन रेंज। बहुत जल्दी बहुत जल्दी रैपिडली ये कंसंट्रेशन चेंज होने लगती है इसकी। ठीक है, इतना हो गया तुमसे अल्फा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम नॉट ये होता है तुम्हारा ये। ठीक है, डेल्टा एम इज इक्वल टू इन्फानाइट डाइल्यूशन अपॉन एम, बी इज इक्वल टू सी, एम एक्स प्लस सी का ये कुछ ग्राफ बन रहा है, डी वॉन शागर इक्वेशन। सी क्या है, इंटरसेप्शन है। ठीक है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, MIT है एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, FOA डिक्रीजेस। फ्री टू मूव हो जाता है। ठीक है, अब ये सेकंड तुम्हारा जो है वो ग्राफ है तुम्हारा, एज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ द टेम्परेचर। अब इसमें क्या हो रहा है, तुम ध्यान से देखोगे, एज द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज डाइल्यूशन इंक्रीजेज, अल्फा इज इक्वल टू डी डॉट इंक्रीजेस मिनिमम। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे एक जो तुमको फॉर्मूला वहाँ नहीं बताया गया था, मोलर कंडक्टिविटी पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला जो था वो यहाँ पे नहीं लिखा था, वो तुमको ऊपर मैंने इसलिए लिख दिया है। सेल कांस्टेंट का क्या होता है, सेल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस होता है, वो कहीं मैंने बताया नहीं है और वैसे भी कोई बताता नहीं है। ठीक है, सेल कांस्टेंट अपॉन कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस का निकाल दिया, तो हमको यहाँ से इस क्वेश्चन में निकालना था। इतना शॉर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना शॉर्ट हो गया होगा तो मैं आगे बताता हूँ इसमें आगे क्या है। तो आगे बस ये है कि ग्रोथ ड्रॉपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोथर डोपर मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद क्या है, जंपिंग मैकेनिज्म। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जंपिंग मैकेनिज्म। ड्यू टू द जंपिंग मैकेनिज्म H plus has a higher ionic mobility follows. H has a higher ionic mobility. H has a higher ionic mobility. H has a higher ionic mobilities. H has a higher, तो यहाँ पे लिख लो इसको, तो ये होता है H plus has higher ionic mobility follows by OH ionic mobility। भाई देखो, हम थोड़ा सा, तुम्हें लग रहा होगा यार चैप्टर बहुत लंबा खींच रहा है या लेक्चर बहुत ज़्यादा खींच रहा है, बट वो ऐसा हो रहा है ना, लेक्चर इसलिए ज़्यादा लंबा खींच रहा है क्योंकि हम साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते जा रहे हैं। अगर हम इसको ना थोड़ा सा कन्वे कर ले और सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करना हो तो ये चैप्टर हार्डली 30 मिनट्स का रहेगा। ठीक है, और इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, और ये बहुत ईजी भी है, तो इसकी वजह से तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, वैसे अगर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे आधे पेज के नोट्स बन जाएंगे, ये देखो। हाँ
ठीक है, आधे पेज के नोट्स बन चुके होंगे। तो इतना हो गया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डोपिंग मैकेनिज्म के हमने वो लिख लिया, मोबिलिटी और वो उसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ा है ये चैप्टर। ये देखो यहाँ ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फिर ये चैप्टर खत्म, फाइंड आउट, बस इतना ही है। 1 2 3 4 5। इससे पहले जो हमने सॉल्यूशन वाला अपडेट दिया था वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं, सॉरी, बायोमोलिक्यूल। तो अभी हमारे पास बायोमोलिक्यूल का भी तो एक्सप्लेनेशन है। तो अब सुनो, पहले बात सुनो। तो अब 1 मिनट भाई, 1 मिनट चेक कर लूँ, ठीक है, डन। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे इसमें ये है कि जैसे हम कंडक्टेंस पे फिर से वापस आ जाते हैं। कंडक्टेंस मतलब क्या है यहाँ पे? कंडक्टेंस ये है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तुमको सिंपल सा थोड़ा सा बता देते हैं हिंदी में, जितना ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे। अब देखो, जितना ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, ये हमने तुमको बहुत पहले ही समझा दिया था कि भाई कंडक्टेंस क्या था? फ्लो ऑफ आयंस, जितने जल्दी आयंस फ्लो करेंगे उतनी बढ़िया कंडक्टेंस होगी। तो अब यहीं से समझो ये वही बात लिखी हुई है, ठीक है। एज द कंसंट्रेशन increases the number of ions increases and electron conductance increases, ठीक है। ये तुम्हें लिखने का मतलब मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये आता है, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग कंडक्टेंस बस मुझे देखना था ये, तो मैंने भी, तुम भी थोड़ा सा समझ लो, मत लिखना, बेकार पॉइंट है, ठीक है। पूछेगा बहुत हार्डली कोई। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो ये लिख सकते हैं हम। तो ये आता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक बात लिख लो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो हमने शायद दूसरी बार लिख दिया ये लाइन, ठीक है। अब दूसरे में हम आ जाते हैं ये कि अगला पॉइंट देख लेते हैं। बड़ी बातचीत बड़े लोगों से। इसका जो अल्फ़ा होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। और इसी में अगर हम बात कर लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये क्या होता है? अल्फ़ा जो होता है वो वीक 1 होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होती है मोलैरिटी, वो n अपॉन वी होती है, ठीक है। डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा डाइल्यूशन बढ़ाओगे उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। अब कहोगे 1 मिनट भाई, ये देखो, तुम्हें यकीन नहीं है, यहाँ पढ़ लो। विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे जितना ज़्यादा वो ठीक होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो बेकार होता जाएगा। तो ये जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन इंक्रीजेस कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इतना आ गया ना मैं? concentration increases the dilution will be decreases, concentration increases the dilution will be increases. अब resistance ability to resist the flow of current is in a body, unit ohm conductance G होता है, G और C होता है, ठीक है। इतना हो गया, शॉर्ट है, कुछ नहीं पूछ रहे हैं यहाँ से, यूनिट भी समझ में आ गई। वेरिएशन ऑफ द कंडक्टेंस कप्पा, यहाँ पे कप्पा के बारे में। डाइल्यूशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के होता है, ठीक है। ये तुम्हारा ये हो गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये देखो ये वही ग्राफ है जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। अल्फ़ा
डाइल्यूशन और कुछ है नहीं, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। वीक बेस होता है तो कप्पा इज इक्वल टू, हाँ ये फॉर्मूले रेशियो ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट अ कंसंट्रेशन अल्फा इज इक्वल टू डिमोनिनेशन ऑफ लेस परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं, तो वो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा इंटू 100 होता है, ठीक है। वीक बेस के लिए क्या होता है, सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वीक के लिए क्या होता है, वीक एसिड के लिए क्या होता है, ये वीक एसिड वाला केस है ये, और तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये वीक एसिड के लिए केस है पूरा। एक मिनट भाई, हाँ तो ये वीक एसिड के लिए है पूरा केस, पूरा जो जमावड़ा है ये वीक एसिड के लिए, ये वीक एसिड के लिए, ठीक है भाई। तो वीक एसिड के लिए पूरा कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे। अब आगे आए तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा और आगे आते हैं तो हमें ये मिल जाता है जिसको अल्फ़ा इज इक्वल टू लेस देन 0.5 और कप्पा इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻⁴ और सी देन माइनस अल्फ़ा इज डायरेक्ट बहुत हद तक इक्वल हो जाता है किसके, कप्पा इज इक्वल टू सी एक्स के। तो ये तो नोट पॉइंट है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। फॉर द वीक बेस के लिए क्या हो जाता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू के बी अपॉन सी हो जाता है। फिर इतना देखो, इतना कॉन्टेक्स्ट में क्लियर है, थ्योरी पार्ट नहीं है, थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है ये, तो इसको फॉर्मूले देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट और तुम्हारे फॉर्मूलेज इन सबको रिवाइज करने बैठे हुए हैं, ठीक है। इतना आ गया तुम्हें, होप सो तुम्हें इतना समझ में आ चुका होगा। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोड प्लेस इन द इलेक्ट्रोलिटिक इज कॉल्ड। ये क्या होता है, टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन when placed in इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है। ये हो गया, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है स्टैंडर्ड सॉरी बड़ी बातचीत ऊँचे लोगों से, इंडस्ट्री के लोगों से, हाँ ठीक। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हम 2 टाइप के हमने बोले, मिनिमम मैक्सिमम कितने टाइप हो सकते हैं नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे जैसे m की वैल्यू 0 है, यहाँ पे s तो mn और यहाँ पे me, ये फिजिकल है, ये स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन एंड पोटेंशियल, यहाँ पे mn ne m, ठीक है, en n प्लस m रिडक्शन पोटेंशियल, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। SRP क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो सेकंड का क्या आता है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू m एंड T, जो कि टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। ये तुम्हारा, ये जो इतना पार्ट है, ये क्या है भाई तुम्हारा, ये तुम्हारा वो प्रॉपर, मतलब ये तुम्हारी केस है भाई, ठीक है। केस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ये ज़रूरत है, मतलब ये इतना होना चाहिए, ठीक है। अब तुम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर लेते हो, जो है SRP। तो SRP में क्या होता है, SOP इज इक्वल टू SRP। ये देखो, ये चीज़ हम लिखेंगे भाई कि SRP इज इक्वल टू SRP माइनस SRP इज इक्वल टू SOP माइनस SRP इज इक्वल टू SOP। SRP इज इक्वल टू SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो इक्वल होता है किसके, माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, ठीक है। इतना आ गया। उसके बाद हम 5th पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज वोल्ट, V में काउंट करते हैं। 6 में SRP एज द
इंटरवेंस प्रॉपर्टी, इंटरवाइज प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे a इज इक्वल टू ए एन माइनस वन, 2a इज इक्वल टू 2a n+1, 2a n+1। यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। ई नॉट इज इक्वल टू एक्स वोल्ट, ई नॉट इज इक्वल टू एक्स वोल्ट, ये सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद हम 7 पे आ जाते हैं, कैपिटल जी। यहाँ पे ये जी जो होता है वो इक्वल किसके होता है, NFe, NFe, NFe। अब n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लॉस्ट। और f क्या है, f है तुम्हारा, f तुम्हारा है फराडे कांस्टेंट, फराडे कांस्टेंट। उसके बाद E जो है तुम्हारा, E है तुम्हारा, E देखो यहाँ पे गेन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन। और यहाँ पे जो तुम्हारा लास्ट में बचा E, तो ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो तो तुम्हें गिवन होगा, तो ये दोनों तुम्हें गिवन होगा। बस ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हुए हैं, कितने गेन हुए हैं, बस ये तुम्हें या तो निकालना होगा। तुमको कैपिटल जी की भी वैल्यू दे रखी होगी, तो ये क्या है, एक्सटिवेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। सी यू जैसे ई नॉट 1 है एक्स यू, और सी यू ई टू सी यू, तो सी यू 2+ हो गया। अब ऐसे मैंने क्वेश्चन लिखा था Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu, वाई। तो यार देखो Cu2+ की ना कॉन्फ़िगरेशन और इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर 9th में बात करते हैं, जैसे MnS जो होता है, Mn ये जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो Mn एक्वस में और Mn इलेक्ट्रॉन Mn+ में ये ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी Mng+ एनी हाइड्रोजनेशन एनर्जी। अब देखो सब्लिमेशन ऑफ एनर्जी, सब्लिमेशन, अब ये इस इक्वल किसके होता है, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आई प्लस हाइड्रोजनेशन एनर्जी के इक्वल होता है। क्लियर? अरे हाँ ना, बोल भाई, सिर्फ बैठा है, बोल भाई बोल। 1 मिनट भाई, टेम्परेचर भाई एकदम ही राइज कर गया है, बढ़ा रहा है, जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। वैसे वीडियो 35-30 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। अब चैप्टर के मेन तर्क के ऊपर पहुंच चुके हैं। या भाई देखो, और कहीं से क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म रहता है, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे वो जेईई एडवांस हो। और बोर्ड तो कभी कभी 2 भी पूछ लेता है, फिदा रहता है बोर्ड तो, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होता है, ECS। यहाँ से हम नया पन्ना ले लेते हैं, देख लो भाई, इतने पन्नों में हमने कितना निपटाया है, ये 4 पन्नों का हमने इतने पेज में निपटाया है। तो तुम ये समझ सकते हो, अगर तुमको शॉर्ट नोट्स बनाने सीखने हैं तो वो ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, कि तुम 4 पन्नों का 2 पन्नों में या 1 पन्ने के अंदर निपटाना सीख लो, तो उससे तुम्हें ईजी रहता है, बस कुछ नहीं, फालतू का काम नहीं। हाँ, ईजी हो जाएगा, तुम्हें और ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें बात करते हैं ECS। तो इसमें क्या होता है, अब ECS में तुम एलिमेंट अरेंज इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स अरेंज्ड। देखो अभी तक अगर तुम्हें ये मतलब इसकी कोई ट्रिक याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आज जो बताऊंगा उससे तुम्हें तो ऑफ SRP बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले एलिमेंट पढ़ लेते हैं, जैसे हो गया लिथियम, LiK, लिथियम पोटेशियम कैडमियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम Mn, ठीक है। Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, Hg, Cu, Au, Ag, फिर Au। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा हम तुमको इसका याद करने का तरीका बताते हैं कि खली के काका ने मांगी, एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है जिसको एक लड़की है, तो वो अपने पापा से बोलती है कि उसे खली से शादी करनी है, ठीक है। तो वो घर पे रिश्ता लेके जाते हैं खली के, तो खली
खली के काका खली के काका ने मांगी अलमारी। खली के काका ने मांगी अलमारी। वो दहेज मांग रहे हैं उनसे कि इतना इतना दोगे तभी शादी होगी। तो खली के काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी को नहीं। तो उन्होंने बोला कि सीडी भी लेंगे। तो कह रहा है कि तो उनके काका ने बोला कि सीडी को नहीं, रहने दो। फिर वो वहाँ से चले आए कि भाई शादी नहीं करनी है, बहुत कुछ मांग रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अलमारी मांग ली, मनी मांग लिया, ज़मीन मांग ली, उसके बाद कार मांग ली, फिर फ्रिज मांग ली। तो कह रहे हैं रहने दीजिए, ठीक है। अब को नहीं रहने दो। प्रभा ने बोला नहीं, मैं तो उसी से शादी करूँगी। प्रभा ने तो क्या हुआ, प्रभा ही कुटी होगी आज आ मतलब आवाज़ आई ना कि वो पिटी। तो ये तुम्हारा है कुछ एसआरपी है। नीचे जाते हैं तो एसआरपी हमारा डाउन होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारा डाउन होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम बात करें तो एसआरपी जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रिड्यूसिंग पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिड्यूसिंग पावर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एसओपी के रिड्यूसिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, एसओपी के। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्स, ठीक है। अब मेटल प्रेजेंट इन द अबव ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जो ऊपर है ना, जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, खुद से ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। रिड्यूस मेटल प्रेजेंट बिलो इन ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे पड़े हैं वो तो होते ही नहीं है। रिडक्शन कराने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। अब उसके बाद होते हैं लैटिमर डायग्राम। अब लैटिमर डायग्राम पे आ जाते हैं। सम स्पेसिफिक गिवन डिफरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर और सीरीज इज इतना इतना फला। तो ये क्या सीरीज है, ये सीरीज है डिफरेंट ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन की ये सीरीज है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे AO3 ENX, AO2 E2X, AO EZ, A2O E0 इनवर्स, ठीक है। Some specific will be undergoes into the disproportionation if E0 is equal to NO, then LHS is equal to E से बड़ा होगा और RHS on RHS, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, मैं थोड़ा सा पहले मॉड्यूल देख लेते हैं, या तो एक काम करते हैं, हम पहले नोट्स ख़त्म कर लेते हैं जितने भी है इसमें, बाद में जो टॉपिक रह जाएंगे वो तुमको उससे बता दूंगा, ठीक है। वैसे है नहीं ज़्यादा, तो चलो फिर हम डायरेक्ट यहीं पे पढ़ लेते हैं ना। इसमें देखो सेल वेल के बारे में है, तो सेल तुमको उसमें मेरे मॉड्यूल में मिल जाएंगे, मॉड्यूल में हम दिखा देंगे तुमको, तो वो तुम मुझसे कर लेना, ठीक है। ख़त्म मैं करूँगा, टेंशन मत लो, मैं करा के ही जाऊँगा। 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। तो अब इसमें उसके बाद हमारा क्या में कुछ नहीं था, डिक्रीजिंग, इसमें हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ different oxidation, ये हो गया तुम्हारा, इतना समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। ये अब यहाँ तक तुम्हारा ये क्लियर है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, यहाँ से लिख लेते हैं, डिफरेंस
between electrochemical and इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब यहाँ पे हम ऐसे गैप दे देते हैं, ठीक है। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये देखो यहाँ पे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हो जाती है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। फिर उससे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। इसमें जो जी होता है वो ज़ीरो की से छोटा होता है, डेल्टा जी ऑफ टीपी होता है वो ज़ीरो से छोटा होता है। इसमें क्या होता है, डेल्टा जी ज़ीरो से बड़ा हो जाता है, टीपी होता है वो ज़ीरो से बड़ा हो जाता है। बड़ी बातचीत यहाँ लोगों से, इंडस्ट्री के लोगों से सुनना जाके भाई। विक्ट्री एंथम एक सॉन्ग है, अच्छा सॉन्ग है, मतलब लिखा अच्छा है उसको, बस हाँ थोड़े से वर्ड से एक ही वर्ड उसमें ख़राब यूज़ हुआ है, बाकी रैप बहुत अच्छा लिखा है भाई, मज़ा आ जाएगी सुन के। अगर तुम रैप सुनते हो तो विक्ट्री एंथम मज़ा आएगी सुनना जाके, ठीक है। और चौथा, ये हमने 3 लिख चुके हैं। चौथा ये है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो जाता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, कैथोड पे रिडक्शन हो जाता है। एक बार फिर से, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो हम इसको बीच में लिख दूँ, तो एनोड और यहाँ पे कैथोड, तो यहाँ पे एनोड कैथोड, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं और यहाँ पे रिडक्शन लिख लेते हैं। तो ये जो होता है वो होता है पहले, तुम पहले किसके लिए होता है हमेशा, हम पहले इसके लिए बात कर रहे थे, लेकिन हम पहले उसके लिए, तो एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है, तो ये एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया। फिर कैथोड पे यहाँ पे रिडक्शन होता है, तो कैथोड पे रिडक्शन हो गया। फिर यहाँ इसमें क्या होता है, इसमें एनोड पे क्या होता है, यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ भी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ भी, हाँ तो इसमें भी सेम होता है, इसमें दोनों में सेम होता है, मैं ये देख नहीं पाया, ये कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे एनोड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव निगेटिव, भाई पॉजिटिव ये निगेटिव, हरे रामा हरे रामा, ये तुम्हारा डिफरेंस हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे आ जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे आ चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, अब जैसे MS इज इक्वल टू, ये बीच का ये जो सिंबल होता है वो ऐसे लगाते हैं, या एक ये होता है और एक डबल होता है, डबल जब रिएक्शन के बीच में लग जाता है, एनोड हाफ रिएक्शन, ऐसे करके होता है, तो ये MNS होता है, MnN+1 होता है, इसमें निगेटिव, ये ऐसा कुछ रहता है। SRP लेस, ये पॉइंट लिख लो, SRP लेस और ऑक्सीडेशन में होता है, और ECS अपर होता है, अपर के लेते हैं। ECS अपर मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपर एलिमेंट को ज़्यादा प्रेफर, मतलब वही लिए जाते हैं, ठीक है। SRP अगर मोर है, SRP ज़्यादा है, तो क्या करना है, रिडक्शन हो जाता है, और रिडक्शन कौन अच्छे से करा पाएंगे, ECS के जो नीचे रहते हैं, लोअर वाले, नीचे वाले,
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ई सेल इज इक्वल टू, अब जैसे ये एक फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा होगा, ये ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ एनोड। तो इसमें स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल होता है, इसमें एसआरपी होता है, इसमें भी एसआरपी होता है। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, तुम निकालने के लिए भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सेल ऑफ पोटेंशियल ई सेल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ई ऑफ सेल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। मैंने यहीं पे लिख दिया। अब अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई कैथोड ई एनोड, ई नॉट ऑफ सेल ई कैथोड ई एनोड होता है। तो हम यहीं पे लिख दें हम फॉर हाइड्रोजन में तुम देखोगे तो क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू जो होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.34 इज इक्वल टू ई Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन प्लस अपॉन 2। तो ये इसका जो तुम आंसर है वो होता है ECU2 प्लस इज इक्वल टू ECU इज इक्वल टू 0.34 आता है, क्योंकि ये 1 होता है और ये 3.14। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाता है। ज़ीरो होता है वैसे ये जो होता है ये ज़ीरो होता है। तो इतना हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी पे आ चुके हैं हम लोग। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ। तो गिब्स फ्री एनर्जी से तुम क्या समझते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई ऑफ सेल। ठीक है, आर टी एम के और इसके जो लास्ट में जो ये रिएक्शन होती है, ये कुछ तुम्हारा टॉपिक है। एन एफ इज इक्वल टू लॉग ले लोगे तुम लॉग के। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा कुछ आंसर आता है, इसका फॉर्मूले का कोई काम नहीं होता है। एन इज इक्वल टू लॉग 3.3, ये क्वेश्चन आता है कभी। एन इज इक्वल टू log E is equal to 2.3303 log 10। अब log 10 कितना होता है, log 10 1 होता है, तो इसकी वैल्यू सिंपल हमें क्या मिल जाती है 2.303। log 10 1 होता है, log 10 से इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। लास्ट के जो होता है इसमें ऑलवेज 1 से बड़ा होता है इफ़ डेल्टा जी इज़ निगेटिव, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो के की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है तो ये तुम्हारा इतना कॉन्टेक्स्ट में हिसाब से होल क्लियर होगा। SKC अब तुम्हें ये जितना भी तुम यहाँ तक देखोगे ना, वो तुम्हें SKC ही मिलेंगे, सारे बवाल क्वेश्चन या बवाल कॉन्सेप्ट ही मिलेंगे। तो ये अब यहाँ से देखो, मुझे पता है इट्स अ टाइम टू 52। ठीक है, 52 मिनट तुम डटे रहे तो बहुत अच्छी बात है भाई, हर कोई नहीं आता है यहाँ तक। और 52 मिनट में तुम 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, तुम 13 घंटे के अंदर पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर लोगे क्लास 12 की। भाई समझ सकते हो तुम कितना ईजीएस्ट वे है ये, तुम समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो 13-14 घंटे के अंदर तुम पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करके जा सकते हो। 13-14 घंटे ज़्यादा नहीं होता है भाई, देख लो ऐसे नोट्स बनाओगे तुम ऐसे, तो तुम्हें ईजीएस्ट वे है भाई ये समझने का, ये देखो। लेकिन ये सिर्फ तुम समझ सकते हो, और कोई नहीं समझ पाएगा तुम्हारे ये नोट। तो SKC जिसका SRP ज़्यादा होगा वो कैथोड पे होगा। अब देखो SKC यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख लो, SKC जिसका SRP ज़्यादा वो कहाँ पे होगा, कैथोड पे, और जिसका SRP कम वो कहाँ, एनोड पे। ये तुम्हारा नोट पॉइंट हो गया।
नोड पॉइंट हो गया। फिर हाइड्रोजन एलिमेंट कौन से सेल के लिए होता है, तो ये हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट सेल। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला ही होता है 0.06 अपॉन एन, 0.0593 ऐसे करके कुछ होता है, 0.6 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H प्लस ऑफ 2 कैथोड अपॉन H प्लस 2 एनोड। इस वाले तो नहीं, लेकिन अगली बार जो हमारा मतलब ये केमिस्ट्री और उसका रहेगा, तो उसमें हम वन शॉट लेंगे विथ लाइव लेक्चर जो कि हम करेंगे। ठीक है, उसमें तुम टेंशन मत लेना। उसमें अगर तुम ज्वाइन करते हो ना, तो मैं ये भरोसा दिलाता हूँ, उसमें 6 चैप्टर हम एक दिन में रिवाइज करेंगे, और एक दिन में 6 चैप्टर हम रिवाइज करेंगे, पूरी 6 के 6। MIT, अब देखो MIT क्या है, इसमें 2 E0 ऑफ सेल है, वो लॉग H प्लस, यही तुम्हारा फॉर्मूला होता है। और उसके बाद अगर तुम इसमें थोड़ा बहुत और मतलब एक फॉर्मूला तुम्हें और बता दूं, तो E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E0 ऑफ सेल 0.06 pH। ठीक है, 0.6 सॉरी pH नहीं, लॉग, अरे यार दिमाग का है, pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, ये एक और फॉर्मूला होता है। ये तुम्हारा एक बहुत बेसिक सा मतलब पूछा नहीं जाता है, लेकिन फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अब हाउ सेल डिस्चार्ज, अब सेल कैसे डिस्चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाउ सेल डिस्चार्ज, तो ये डिस्चार्ज कैसे होता है, जब EN2 प्लस EZN, ठीक है, CU2 प्लस ECU2 प्लस और CU और और दूसरा पॉइंट ये होता है, सेल डिस्चार्ज होने लगता है, सेल्फ डिस्चार्ज और थर्ड पॉइंट ये होता है, सेल की जो ई सेल होता है वो ज़ीरो हो जाता है। ई सेल जब ज़ीरो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई सेल जब ज़ीरो होता है तब वो डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज होना नहीं स्टार्ट होता है। ये चीज़ बेसिक डिफरेंस है भाई, ये थोड़ा देख लेना, एक बार दिमाग में अच्छे से बैठा लेना कि होना स्टार्ट होता है, हो नहीं जाता है। ठीक है, इस वीडियो के एकदम जब लास्ट में हम लोग पहुँचेंगे, जहाँ पे हम अपना चैप्टर एंड कर रहे होंगे, तो वहाँ पे मैं तुमको 10 मिनट और 5 मिनट एक रिकैप दूंगा, जिसको अगर तुम पेपर देने जा रहे होगे, जो मेरे भी काम आएगा वो तुम्हारे भी काम आएगा। ठीक है, मैं तुमको ये भी बता दूंगा इसके लास्ट में कि तुम्हें अभी भी अगर तुम यहाँ पे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये चीज़ मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं चाहिए थी, बट मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि यार तुम लास्ट तक आए हो तो कुछ तो फ़ायदा लेके जाओगे ना। ठीक है, तो इसलिए बस। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ से आ चुके हैं हम दूसरे पे, तो अब यहाँ पे हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू फॉर्म द केमिकल रिएक्शन टू अकर्स। It is a process in which the प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन लिख लो भाई तुम शॉर्ट में, प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी यूज टू परफॉर्म्ड केमिकल रिएक्शन, ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया किसके बारे में, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल शेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल यही होता है, सेल इन विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इंटरेक्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, ग्रेफाइट, जैसे ग्रेफाइट हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम तो क्या होता है, सॉरी, पीटी हो गया, मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसमें एक चीज़ और पॉइंट तुम बेसिक पढ़ लो कि कैथोड पे क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है और रिडक्शन ऑफ कैथोड होता है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ तुम्हें डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, कंज्यूम कर लेना भाई।